हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, फर्स्ट से 6 मार्च तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि इन वेरियस एग्जाम्स में आपकी मदद करने वाले हैं। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स हम हमारे चैनल पे लेकर आते हैं, तो इन सभी क्लासेस को अटेंड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन टाइमली आ सके। और अगर आपको हमारे इन प्रयासों से वैल्यूज मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके करेक्ट आंसर जिन्होंने दिए हैं उन सभी के नाम रखे हैं। इन सभी को ऑल द बेस्ट। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी को अनअकैडमी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसकी मदद से आप राजस्थान के एग्जाम्स इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक विजेता आरएएस सीरीज, जो कि एक स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज भी है। एवरी संडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है 10 AM पे। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप इसमें रैंक होल्डर हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव रिवॉर्ड भी यहाँ पे रखे गए हैं। अनअकैडमी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वेरियस फीचर्स मिलने वाले हैं, लाइक आप लाइव पढ़ सकते हैं अपने घर से, अनलिमिटेड एक्सेस होगा ऑल कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया से आप एक साथ पढ़ पाएंगे, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है, लाइव टेस्ट दे सकते हैं आप, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है, स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ PDF आपके लिए उपलब्ध है एंड लॉट्स मोर। तो अनअकैडमी पे आप वेरियस एग्जाम्स के लिए बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान आरएएस के लिए आपके लिए बैच लाया गया है सक्षम के नाम से, जो कि 6 मंथ का एक कंप्लीट कोर्स होगा। इसी टाइप से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम हो, इनके लिए जस्ट 442 पर मंथ और 338 पर मंथ में बैचेस उपलब्ध हैं। इसी के साथ साथ और भी वेरियस एग्जाम्स हैं जिसकी प्रिपरेशन आप अनअकैडमी पे कर सकते हैं। और इसके लिए जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमारे कोड ऑनलाइन गुरु को यूज कीजिए, आपको इंस्टेंटली फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे आप वेरियस एग्जाम्स के लिए एक साथ कॉम्बो प्लान भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक MPPSC, RPSC, UPSC, ठीक है, BPSC, इन सभी का कंबाइंड कोर्सेज भी आपके लिए उपलब्ध है। तो अनअकैडमी के वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब पे अनअकैडमी राजस्थान, अनअकैडमी लाइव RPSC है, और साथ ही साथ PDF के लिए आप इनका जो टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी RPSC, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट न्यूज आपके सामने रखूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। ये जो वर्चुअल समिट था ये क्वाड लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन का था। क्वाड के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है, ठीक है। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग क्वाड भी कहते हैं। ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स प्लस इंडिया प्लस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप है, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के दबाव को कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वाड समिट था ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हिस्सा लिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने इसमें हिस्सा लिया। तो ओवरऑल इन 4 मेंबर्स और इनके जो हेड्स हैं उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इन्होंने इस मीटिंग के अंदर जो इनिशिएटिव शुरू किया था क्वाड समिट का, उसका एक ओवरऑल रिव्यू किया कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकल कर आते हैं, और साथ ही साथ जो प्रेजेंट टाइम पे यूक्रेन का सिचुएशन चल रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने हिस्सा यहाँ पे डिस्कशन किया। अब अगर बात करें क्वाड का जो फर्स्ट पर्सन टू पर्सन मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपको याद रखना है वॉशिंगटन DC के अंदर हुआ था सितंबर 2021 के अंदर।
हाल ही में एक ह्यूमन राइट ग्रुप है जिनको हम लोग एमनेस्टी इंटरनेशनल के रूप में जानते हैं, और यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं यूएस के अंदर, जिनका नाम है ओक्साना मार्करोवा, इन्होंने रशिया को एक्यूज किया है कि भैया आपने यूक्रेन के अगेंस्ट एक वैक्यूम बॉम्ब का यूज किया है जो कि एथिकल नहीं है। तो ये जो वैक्यूम बॉम्ब्स होते हैं इनको हम लोग थर्मोबॉलिक वेपन के रूप में भी जानते हैं। थर्मोबॉलिक वेपन जो है प्रेजेंटली अगर हम लोग बात करें तो इस पे किसी भी टाइप का चूंकि प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन के यूज को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन थर्मोबॉलिक वेपन पे किसी भी टाइप का प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें हेग कन्वेंशन की, हेग संधि जिनको आप लोग जानते हैं, तो हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1899 और 1907 में ये डिसाइड किया गया था कि आप इन टाइप के बॉम्ब्स का उपयोग किसी भी सिविलियन पॉपुलेशन पे नहीं करेंगे। कोई भी रिहायशी इलाका जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह है, उन पे आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद रशिया की तरफ से यूक्रेन के सिविलाइज्ड एरियाज में वैक्यूम बॉम्ब, जिसे थर्मोबॉलिक वेपन कहते हैं, उसका लगातार प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन अवार्ड जो है वो बनाए हैं रिसेंटली। और ये जो स्वदेश दर्शन अवार्ड है ये किसके थ्रू किए जा रहे हैं, तो आप लोगों ने एक स्कीम के बारे में पढ़ा था पहले जिसका नाम था स्वदेश दर्शन स्कीम। ये जो स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014-15 में लॉन्च किया था, ताकि हम लोग क्या करें, इंडिया के वेरियस प्लेसेस को एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए और उनके थ्रू वहां पे टूरिज्म को बढ़ाया जाए। तो ओवरऑल कितने सर्किट हैं, आज अपने पास 15 सर्किट जो है वो उपलब्ध है। जैसे कि आपने सुना हो बुद्धा सर्किट, ठीक है, डेजर्ट सर्किट, ऐसे ही वेरियस सर्किट उपलब्ध है। अब इनके लिए जो प्राइज के लिए यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है, जैसे कि बेस्ट लॉग हट फैसिलिटी, बेस्ट टूरिस्ट इंटरसेप्शन सेंटर, बेस्ट कैफेटेरिया, बेस्ट MIC फैसिलिटी, बेस्ट लाइट और साउंड शो आपको कहाँ देखने को मिलता है। ऐसे वेरियस अवार्ड्स जो है वो यहाँ पे बनाए गए हैं और इनके लिए जो है आमंत्रण किया गया है। तो जब भी ये अवार्ड दिए जाएंगे तो उस सेशन में हम उनको भी कवर करेंगे। हाल ही में जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है भारत के 75 लोकेशंस पे। थर्ड डे था जन औषधि दिवस का। अब आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसको आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे कि जन औषधि बाल मित्र जो प्रोग्राम है उस अकॉर्डिंग जन औषधि दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं। तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब जन औषधि दिवस से रिलेटेड प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू किया गया था जिसे कि PMBJP के रूप में कहा जाता है, ठीक है। भारतीय जन औषधि परियोजना था, PMBJP, इसे स्टार्ट किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती है, जो जेनेरिक दवाइयां होती हैं, उनका और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं उनका आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे दिखाना। और ओवरऑल इनका मेन मोटो था कि आप जेनेरिक मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन जो है वो ब्रांडेड मेडिसिन की तरह ही यहाँ पे काम करती है, लेकिन आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। तो उसके ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया था। जो हेडक्वार्टर है यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस के एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, कहाँ पे, नैरोबी केन्या के अंदर। इन्होंने क्या किया, रिसेंटली यूनेप का 50वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी थीम रखी थी स्ट्रेंथनिंग यूनेप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट डायमेंशंस ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब यहां से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 2030 के लिए हमने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं और ये गोल कितने हैं, तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने कितने सिलेक्ट किए हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने 7th एडिशन लॉन्च किया, किसका, स्वच्छ सर्वेक्षण का, जो कि माना जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीनलीनेस सर्वे होगा।
अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट सर्वे होने वाला है, तो इसे करने वाला कौन है? तो इप्सॉस रिसर्च लिमिटेड, इप्सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सर्वे करेगा। और इस सर्वे के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 100% जो वार्ड हैं उनकी सैंपलिंग यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, 100% वार्ड की। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा एक क्लीनलीनेस सर्वे हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे और पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी गई है, क्योंकि जो अंडर 15,000 है और जो 15,000 से 25,000 तक की सिटी है उनको भी इसमें एक्सेस किया जाएगा स्वच्छता से रिलेटेड। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए आपको याद रखना है इप्सॉस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ये वर्क करने वाला है। सागर परिक्रमा प्रोग्राम जो है ये इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, कौन? पुरुषोत्तम रूपला की तरफ से, ठीक है, इन्होंने ये स्कीम स्टार्ट किया। अब यहाँ पे इस स्कीम का मेन मोटो क्या है? तो देखिए, इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है? कोस्ट गार्ड हो गया, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, गुजरात का मारटाइम बोर्ड हो गया, और जो फिशरमैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ मिलकर इसे लॉन्च कर रहा है। तो ये जो सागर परिक्रमा है इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मांडवी से लेकर पोरबंदर तक, ठीक है, मांडवी से लेकर पोरबंदर तक की जो कोस्ट लाइन है हमारी, कहां पे? अरेबियन सी में, ठीक है, अरब सागर के पास, वहां पे गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया जाएगा और लोगों को वहां पे कैसे फिशिंग करनी है एटसेट्रा के ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। 193 मेंबर वाले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रूस के ऊपर जो एग्रेशन चला हुआ है यूक्रेन पे अटैक करने का, उसके अगेंस्ट क्या किया गया? एक रेजोल्यूशन लेकर आया गया। अब चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस टाइम पीरियड पे इसका जो हेड है वो कौन है, तो आप बताएंगे सर रूस ही इस टाइम पे यूएन जनरल असेंबली का हेड है। तो ऐसे में रूस के अगेंस्ट जो आप लेकर आ रहे हैं रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन की अध्यक्षता भी रूस कर रहा है, अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया। अब जब इसके ऊपर वोट होती है तो 141 जो मेंबर हैं वो रूस पे प्रतिबंध लगाने के फेवर में आ जाते हैं और 35 नेशन ऐसे हैं जो अपने आप को वॉकआउट कर लेते हैं, यानी कि उस पर कोई भी वोट नहीं देना चाहते हैं। अब इन्हीं एब्सटेन करने वाले के अंदर इंडिया भी आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंटली जैसे यूएसए है वो पीछे से हट जाता है, लेकिन रूस जो है वो सपोर्ट कर पाएगा इंडिया का। और डिफेंस रिलेटेड मैकेनिज्म पे हम लोग बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हैं रशिया पे, तो ऐसे में रशिया के अगेंस्ट वोट करने से हम लोग क्या हो जाते? डिफेंस रीजन में पिछड़ जाते और चाइना एंड पाकिस्तान से कंपीट करने में प्रॉब्लम आ जाती। तो ऐसे में इंडिया ने भी वॉकआउट कर लिया। इंडिया ने यहाँ पे ये कहा कि भाई हम इस टाइप का प्रतिबंध लगाने की जगह बातचीत और वार्ता पे इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, और वोटिंग से साइड हो गए यहाँ पे। सेकेंड थिंग, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ओवरऑल आपको एक आइडिया है कि रूस जो है वो यूएन जनरल असेंबली में कौन सी पावर रखता है? वीटो पावर रखता है, और उसी वीटो पावर के थ्रू उसने इस प्रस्ताव को जो है वो पोस्टपोन भी कर दिया था। यूएनएचआरसी ने, यूनाइटेड नेशन जो एचआरसी है ह्यूमन राइट काउंसिल, उनकी तरफ से वोट किया गया एक अर्जेंट डिबेट पे, ताकि रशिया का जो इन्वेजन चल रहा है कहां पे? यूक्रेन पे, उसे कैसे रोका जाए, और ये जो वॉर क्राइम्स है, जो पॉपुलेशन है वहां की जिन पे ये अफेक्ट हो रहा है, उनको कैसे बचाया जाए, इसके ऊपर रिसेंटली क्या किया गया? वोटिंग की गई। अब यहाँ पे अगर बात करें आप लोगों से, तो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहां पे है? आप लोग जो है वो कमेंट करके बताएं। और प्रेजेंटली इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रेडरिको वेलेगस जो है वो क्या है? यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नीचे कमेंट कीजिए। कम्युनिकेशन और आईटी मिनिस्टर अश्विनी प्रधान जी ने 3rd एडिशन ऑफ एनआईसी टेक कॉन्क्लेव का दिल्ली में अनावरण किया 3 मार्च 2022 के दिन।
और इसकी थीम रखी गई थी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। हालांकि इसके बारे में बात करें तो जो निक है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर वर्क करता है और इनका जो मेन काम है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध करवाना। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उसे ऑपरेशन गंगा के लिए लगाया गया है। अब ये ऑपरेशन गंगा क्या है, तो यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है रशिया की तरफ से, उसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन नागरिक हैं, उनको वापस भारत लौटाने के लिए, वापस भारत सुरक्षित लेकर आने के लिए इंडियन की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या किया जा रहा है, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन गंगा के लिए एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट जो है उसे लगाया गया है। इसके थ्रू अगर हम लोग बात करें तो ये जो C-17 एयरक्राफ्ट है ये हिंडॉन बेस से स्टार्ट होते हुए कहां पहुंचा, रोमानिया पहुंच जाता है और वहां से इंडियन सिटीजन को लेकर वापस आता है। इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव हम लोग यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक बुचेरास्ट है, बुडापेस्ट है, पोलैंड है, स्लोवाक है, इन सभी जगहों से हम लोग फ्लाइट सिस्टम अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि उन नागरिकों को इवैक्यूएट किए जा सके। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की तरफ से इसे मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने इनॉग्रेट किया। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको टारगेट लिया गया है कि हम 2030 तक अचीव करेंगे, उसके ऊपर चर्चा की गई और इंडिया की जो रैंकिंग है वो यहाँ पे आपको 117th जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो प्रेजेंटली इंडिया की रैंकिंग क्या है, 117 आपको देखने को मिल रही है। अब बात करें इंडिया में डेवलपमेंट वाइज जो टॉप 3 स्टेट है वो केरला, तमिलनाडु और हिमाचल है, जबकि सबसे नीचे झारखंड और बिहार आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करें यूनियन टेरिटरी में तो चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी सबसे टॉप पे आपको देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से सहायता मांगते हुए कहा कि यूक्रेन को इमरजेंसी वे में तुरंत क्या किया जा सके, मेंबर बनाया जा सके यूरोपियन यूनियन का। हालांकि इसमें जो रिक्वेस्ट किया गया था उस पे जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के चार्ल्स माइकल जो है, उन्होंने कहा है कि हम इसको सीरियसली देखेंगे और इसके ऊपर चर्चा करने के बाद डिसीजन उपलब्ध करवाएंगे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से 1 मार्च से। ठीक है, और इसे आजादी के अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाया जा रहा है। जन औषधि दिवस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 1 से लेकर 7 मार्च के बीच में। अब इसी बीच में आ जाता है जन औषधि दिवस। तो जन औषधि दिवस कब है, 4 को है। ठीक है, ये जो है वो चौथा जन औषधि दिवस है और कब, 7 मार्च के दिन हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे, जबकि जन औषधि सप्ताह जो है 1 से लेकर 7 मार्च सेलिब्रेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की तरफ से। हाल ही में भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से मधुबी पुरी बक को क्या किया गया है, सेबी का चेयरपर्सन बनाया गया है। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के सेफ गार्ड करने का काम करता है। ये जो मधुबी मैम है ये क्या करेंगी, अजय त्यागी का प्लेस लेने वाली हैं। अजय त्यागी जो है वो 28 फरवरी को उनका टेन्योर खत्म हो रहा था, तो उनकी जगह अब कौन प्लेस लेंगी, मधुबी पुरी इनका प्लेस लेने वाली है। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सेबी से रिलेटेड तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और मधुबी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेबी की पहली भारतीय महिला चेयरपर्सन है। ठीक है, पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में जानी जाती हैं। रशिया के यूक्रेन के ऊपर अटैक के 14वें दिन, फोर्थ डे क्या किया गया यहाँ पे, यूक्रेन का एक एंटोनोव 225 कार्गो प्लेन जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये जो कार्गो प्लेन था ये विश्व का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन था।
अराउंड 84 मीटर लंबा था और 250 टन्स तक का सामान ये क्या कर सकता था, 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले जाने की कैपेसिटी रखता था। तो यूक्रेन का जो कार्गो प्लेन था जिसका नाम क्या था, एंटोनॉव 225, ये विश्व का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन के रूप में जाना जाता था, जो कि रिसेंटली रशिया की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हाल ही में डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया ने अनाउंस किया है कि दिल्ली भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने वाला है और इस ई वेस्ट इको पार्क के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उनको रिसाइकलिंग और उनके डिसमेंटलिंग का काम किया जाएगा। तो भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कहां बनेगा, तो दिल्ली के अंदर बनेगा। अनाउंसमेंट किसने किया, तो मनीष सिसोदिया जी ने किया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। हाल ही में धर्मा गार्डियन 2022 के नाम से एक एक्सरसाइज किया गया। ये एक्सरसाइज 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक चल रहा है, जो कि कहां पे, फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलागावी कर्नाटका में आयोजित किया गया है। किन किन के बीच में किया जाता है, तो ये इंडिया और जापान के बीच में किया जाता है। इसमें भारतीय आर्मी की तरफ से 15th बटालियन जिनका नाम है मराठा लाइट इन्फेंट्री, उन्होंने हिस्सा लिया, जबकि जापान की तरफ से 38 इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।